गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक शर्मा मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट के न्यू टॉपिक के साथ में। टॉपिक नेम है डिसएसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर। इंट्रोडक्शन। द वर्ड डिसएसोसिएटिव means to be disconnected from others, from the world around you or yourself। डिसएसोसिएटिव वर्ड का मीन्स है डिसकनेक्ट होना, दैट मीन्स अलग होना। वो अलग अदर पीपल से हो या अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से हो या अपनी सोसाइटी से डिसकनेक्ट हो या फिर खुद से डिसकनेक्ट हो। नेक्स्ट है द वर्ड्स वर प्रीवियसली क्लासिफाइड एज ए कन्वर्जन हिस्ट्रिया। द टर्म हिस्ट्रिया हैज़ नाउ बीन रिप्लेस्ड एज ए डिसएसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर। प्रीवियसली इसको कन्वर्जन हिस्ट्रिया के नाम से क्लासीफाई किया गया था, बट इसको अभी रिप्लेस कर दिया गया है डिसएसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर के नाम से। डेफिनेशन ऑफ डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर। डिसएसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर आर पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ द नॉर्मल इंटीग्रेशन मेमोरीज ऑफ द पास्ट, awareness of identity, immediate sensations and control of body movement, that called is dissociative conversion disorder। ये डिसऑर्डर बेसिकली पार्शियल और कंप्लीट जो पास्ट की इकट्ठा मेमोरी है या पास्ट की जो एकीकृत मेमोरी है उसका लॉस हो जाना, साथ में जो अपनी पहचान है उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होना, इमीडिएट जो सेंसेशंस हैं या बॉडी मूवमेंट्स हैं उनका लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाना। इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के हम लोग बोलते हैं डिसएसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर। इंसिडेंस। Dissociative conversion disorder constitutes about 6 to 15% among all mental illness। 6 to 15% रोल रहता है इस डिसऑर्डर का मेंटल इलनेस में इसका एक पार्ट है जो कि 6 to 15% केसेस ऐसे डिसएसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर्स के मिल जाते हैं या फिर मेंटल डिसऑर्डर्स में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है डिसएसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर इज़ मोर कॉमन इन फीमेल। ये कॉमनली महिलाओं में होता है डिसएसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर। नेक्स्ट ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी बेसिकली मेन ईटियोलॉजी अननोन रहती है, फिर भी बेस्ड ऑन फैक्टर्स और थ्योरीज हम लोग पता करते हैं कि इसका ये फैक्टर्स हो सकता है कॉज करने का। सो मल्टी डायमेंशनल फैक्टर्स हैं डिसएसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर्स के। फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सेकंड है साइको एनालिटिक फैक्टर या फिर साइकोडायनामिक फैक्टर, थर्ड है लर्निंग थ्योरी, फोर्थ है जेनेटिक थ्योरी। बायोलॉजिकल थ्योरी या फिर बोला जाए बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आएगा, ब्रेन इमेजिंग के थ्रू ये स्टडी किया गया, ये पता किया गया कि हाइपो मेटाबॉलिज्म ऑफ डोमिनेंट हेमिस्फीयर और हाइपर मेटाबॉलिज्म ऑफ नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर। ब्रेन के जो दो हेमिस्फीयर होते हैं
उनमें हाइपोमेटाबॉलिज्म और हाइपर मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम आती है। ये चीज़ें ब्रेन स्टडीज़ या MRI या फिर CT स्कैन के थ्रू पता की जाती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इंसिडेंस विद हेड ट्रॉमा। और बायोलॉजी फैक्टर में नेक्स्ट आएगा कि अगर हेड इंजरी या फिर हेड ट्रॉमा के इंसिडेंस ज़्यादा होते हैं तो उन केसेस में भी डिसएसोसिएटिव कन्वर्सन डिसऑर्डर्स के चांस बन जाते हैं। ये तो हुई बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात। नेक्स्ट चलते हैं साइकोडायनेमिक थ्योरी या फिर साइको एनालिटिक फैक्टर्स। साइकोडायनेमिक थ्योरी सिग्मंड फ्रॉइड ने दी थी। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, important defense mechanism involved in the formation of conversion symptoms are repression, disassociative, conversion। बेसिकली साइकोएनालिटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग फ्रॉइड ने तो यही बता के दिया कि जो हमारी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है उसकी वजह से कन्वर्जन सिम्टम्स आते हैं। और कन्वर्जन सिम्टम्स जो हैं वो बेसिकली रिग्रेशन, डिसोसिएशन और कन्वर्सन के डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से सिम्टम्स शो होते हैं। लर्निंग थ्योरी में क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है उसके बेसिस पे ये डिसऑर्डर होता है। फर्स्ट पॉइंट है कन्वर्सन डिसऑर्डर कंसिडर्ड एज ए पीस ऑफ क्लासिकली कंडीशनड लर्न बिहेवियर थ्योरी। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसके बेसिस पे कन्वर्सन डिसऑर्डर होता है। सिम्टम्स ऑफ इलनेस लर्न इन चाइल्डहुड। कुछ सिम्टम्स हैं जिनको बच्चा चाइल्डहुड एज में या फिर पर्सन चाइल्डहुड टाइम में लर्न कर लेता है। आर कॉल्ड फोर्थ एज ए मीन्स ऑफ कोपिंग विद ए अदरवाइज इम्पॉसिबल सिचुएशन। किसी भी इम्पॉसिबल सिचुएशन में अगर वो इस तरह रिएक्ट करता है तो हो सकता है बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए क्या है कि ये कोपिंग मैकेनिज्म बन जाती है डिसएसोसिएटिव होना। सो पर्सन्स की इम्पॉसिबल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कोप करने के लिए पर्सन इस चीज़ को लर्न कर लेता है या फिर अपने सीख लेता है, हैबिट में लेकर आ जाता है। सो लर्निंग थ्योरी भी डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर के लिए कॉज करने के लिए एक मेन रोल है। सो नेक्स्ट जेनेटिक थ्योरीज। देयर इज एन increase likelihood or dissociative conversion disorder is the first degree relative of the patient conversion disorder। अगर फर्स्ट डिग्री मतलब किसी भी पेशेंट के पेरेंट्स में या फिर जो रिलेटिव है उनमें कन्वर्सन डिसऑर्डर सिम्टम्स हैं तो चांस बन जाता है कि पर्सन्स में भी डेवलप हो जाएं डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स। इंक्रीज रिस्क ऑफ दिस डिसऑर्डर इन मोनोजाइगोटिक। जो कन्वर्सन डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है उसमें बेसिकली मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, उनमें अधिक चांस रहते हैं ये डिसऑर्डर होने के लिए। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ICD-10 क्लासिफिकेशन, बेसिकली ये डिसऑर्डर न्यूरोटिक कैटेगरी में आता है जो कि 40 से 48 तक चलता है। उसी सीरीज़ में ICD-10 के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग F44 पर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर आता है। इसको क्लासीफाई किया गया है F44.0 डिसोसिएटिव एमनीसिया, F44.1 डिसोसिएटिव फैग्यू, 2 डिसोसिएटिव स्टूपर, 3 ट्रांस एंड पोसेशंस डिसऑर्डर्स, 4th डिसोसिएटिव मोटर डिसऑर्डर, 5th डिसोसिएटिव कन्वर्सन डिसऑर्डर, 6 डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया एंड सेंसरी लॉस, 7 मिक्स्ड डिसोसिएटिव कन्वर्सन डिसऑर्डर, 8 अदर डिसोसिएटिव कन्वर्सन डिसऑर्डर और 9 44.9 डिसोसिएटिव कन्वर्सन डिसऑर्डर अनस्पेसिफाइड। ये पूरा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू ICD-10 के। नेक्स्ट सिम्टम्स ऑफ डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर। फर्स्ट डिस्टर्ब मेमोरी एंड कॉन्शियसनेस, पर्सन्स की मेमोरी और कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाएगी। सेकंड एग्रेशन ऑफ सिम्टम्स इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जो सिम्टम्स हैं
पर्सन्स के वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में ज़्यादा दिखते हैं। सेंसरी सिम्टम्स, फर्स्ट एनेस्थीसिया एंड पैरानेस्थीसिया कॉमनली स्पेशली इन एक्सट्रीमिटीज़ ऑल थ्रू ऑल सेंसरी मोडालिटीज कैन बी इन्वॉल्व। एनेस्थीसिया और पैरानेस्थीसिया कॉमनली क्या है, स्पेशली एक्सट्रीमिटीज़ को लेकर आता है, बॉडी के पार्ट्स जो 4 एक्सट्रीमिटीज है, लेग और हैंड्स, तो उनके रिगार्डिंग होता है। ये वहाँ क्या करता है, ऑल थ्री जो सेंसरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें इन्वॉल्व रहता है। पर्सन्स को सेंसेशन कम फील होते हैं एनेस्थीसिया में। डिस्टर्ब्ड ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिफिजिट inconsistent with either central or peripheral neurological disease, for example stroking। पर्सन्स का डिस्टर्ब हो जाता है न्यूरोलॉजिकल जो डिफिजिट हो जाता है पर्सन्स का, इसी वजह से क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उनमें डिजीज़ को जो जाती है। लाइक एग्जांपल की तरफ देखें तो स्ट्रोकिंग या स्ट्रोक जो डिजीज़ है वो हो सकती है पर्सन्स को। नेक्स्ट है पॉसिबल इन मूवमेंट ऑफ ऑर्गन ऑफ स्पेशल सेंस। पर्सन्स को क्या है, ऑर्गन्स में, सेंसेशन ऑर्गन्स में मूवमेंट नहीं दिखता और उनको प्रॉब्लम लगती है, जैसे डिफनेस यानी कानों से सुनाई नहीं दे, या फिर ब्लाइंडनेस, आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ऑर्गन्स की वो भी दिख सकती हैं, जो कि सेंसरी सिम्टम्स में आता है। नेक्स्ट है मोटर सिम्टम्स। फर्स्ट है एबनॉर्मल मूवमेंट लाइक गेट डिस्टर्बेंस, वीकनेस, पैरालाइज। एबनॉर्मल मूवमेंट में क्या होगा, पर्सन्स का जो चलने का तरीका है या फिर आने जाने का तरीका है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वीकनेस दिखेगी बॉडी में, हो सकता है वो पैरालाइज भी देखे पर्सन्स किसी भी पार्ट में। मूवमेंट जनरली वर्सन विद कॉलिंग ऑफ अटेंशन। जनरली पर्सन क्या करता है, कॉलिंग जो अटेंशन के लिए कॉल करते हैं तो उसमें वर्सन रहता है पर्सन्स को, और ये कॉमनली मूवमेंटल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है पॉसिबल ग्रॉस रिदमिकल ट्रेमर्स, टिक एंड जर्क्स। जो ओवरऑल ग्रॉस मोटर सिम्टम्स की बात करें तो उनमें पर्सन को ट्रेमर्स भी आ सकते हैं, टिक्स प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जर्क हो सकता है किसी भी बॉडी के पार्ट्स में, हैंड्स में या फिर नेक में, ये सब मोटर सिम्टम्स में आएगा। और नेक्स्ट है पैरालिसिस इन्वॉल्विंग वन टू और ऑल 4 लिम्स, कन्फर्मेशन ऑफ न्यूरो पाथवेज। पैरालाइज भी हो सकता है पर्सन, और उसके लिए एक पार्ट में एक एक्सट्रीमिटी में होगा या फिर 2 में हो सकता है चारों लिम्स जो हैं उसके उनमें भी पैरालिसिस हो जाए। तो ये इसका सबका कन्फर्मेशन जो होगा वो न्यूरो पाथवे के थ्रू होगा कि हाँ पैरालिसिस है। नो फेस्कुलेशंस, मसल एट्रोफी, एक्सपेक्ट क्रोनिक कन्वर्जन। जो मसल एट्रोफी है या फिर जो नो फेस्कुलेशन है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है वो सिर्फ क्रोनिक कन्वर्जन को छोड़ के बाकी सब में दिखेंगी सिम्टम्स। नॉर्मल इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जो इलेक्ट्रोमायोग्राफी की रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल आएगी डिसोसिएटिव कॉन्सेप्ट डिसऑर्डर में। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, हिस्ट्री टेकिंग, मेंटल हिस्ट्री एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी स्टडीज़ दैट इज इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, रीनल फंक्शन टेस्ट, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स, अदर ड्रग्स। जो लेबोरेटरी टेस्ट है उसमें इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कर सकते हैं, या फिर ग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया चेक कर सकते हैं, और रीनल फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं। ये सब क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट हैं। और इन्फेक्शन के लिए किसी सिस्टम में किसी ब्रेन में अगर इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम लोग इन्फेक्शन टेस्ट करा सकते हैं। तो ये सब हम लोग को लेबोरेटरी टेस्ट हैं। नेक्स्ट है इमेजिंग स्टडीज़ लाइक एक्सरे, CT स्कैन एंड MRI। ये क्या इमेजिंग स्टडीज़ हैं जिनके थ्रू हम लोग पता करेंगे। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, नेक्स्ट लंबर पंचर, ये भी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में इंक्लूडेड है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के लिए।
नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट है साइकोफार्माकोलॉजी। एंटी एंजाइटी ड्रग्स पेशेंट विद डिसेबलिंग सिम्टम्स नीडेड शॉर्ट टर्म बेंजोडाइजापीन्स। एंजाइटी ड्रग में एंटी एंजाइटी ड्रग्स में हम लोग बेंजोडाइजापीन्स यूज़ करते हैं। और बेसिकली अगर बात करें हम लोग एंटी एंजाइटी ड्रग्स की या फिर साइकोफार्माकोलॉजी की, तो इस डिसऑर्डर में साइकोफार्माकोलॉजी का कुछ ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, बहुत लिमिटेड रोल है। दैट मीन्स ये क्या करता है, सिम्टम्स को सप्रेस कर देता है ओनली, बाकी ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता। और एग्जाम्पल की बात करें जो ड्रग देंगे हम लोग, उसमें डायज़ेपाम यूज़ करते हैं। इसका मेन पर्पज़ क्या होगा, एब्रिएक्शन एंड सजेशंस। ये मेन पार्ट है इस डिसऑर्डर के लिए। सेकंड नंबर पे साइकोथेरेपी। फर्स्ट है बिहेवियरल थेरेपी, सेकंड एब्रिएक्शन। बिहेवियर थेरेपी में क्या कर रहा है, इन दिस थेरेपी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक इन्वॉल्विंग सेलेक्टिव अटेंशन और इनअटेंशन एंड वर्बल रिवर्ट्स। बिहेवियर थेरेपी में बेसिकली जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। उसके लिए हम लोग इन्वॉल्व करते हैं उसमें पर्सन्स का अटेंशन को लेके, और जो वर्बल रिवॉर्ड्स है उसको हम लोग सेलेक्ट करके उसको मॉडिफाई करते हैं पर्सन्स के बिहेवियर थेरेपी में। सेकंड नंबर पे एब्रिएक्शन। एब्रिएक्शन इज ए ब्रिंग टू कॉन्शियस अवेयरनेस थॉट्स अफेक्ट्स एंड मेमोरीज फॉर द पास्ट टाइम with or without the using of drug। कभी कभी हम एब्रिएक्शन में ड्रग भी यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम लोग ड्रग भी नहीं यूज़ करते, लेकिन इसका मेन जो काम है एब्रिएक्शंस का, उसमें पर्सन्स की कॉन्शियस अवेयरनेस को लेके आना या उसके थॉट्स को करेक्ट करना, और मेमोरीज जो हैं फर्स्ट टाइम की उनको सबको पर्सन्स को लेके आना। नेक्स्ट है फैमिली एंड मैरिटल थेरेपी। डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द फैमिली मेम्बर्स विल ऑल्सो रिड्यूस द अपॉर्चुनिटी ऑफ मैनिपुलेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। फैमिली और मैरिटल थेरेपी में बेसिकली डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है फैमिली के मेम्बर्स के साथ में, और फैमिली मेम्बर के साथ में अगर डायरेक्ट कनेक्शन होगा तो उससे क्या होगा, रिड्यूस होगी जो अपॉर्चुनिटी है, या फिर मैनिपुलेट किया जाएगा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है फैमिलीज़ के अंदर, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ठीक करने के लिए फैमिली थेरेपी या फिर मैरिटल थेरेपी हम लोग देते हैं पेशेंट्स को। नेक्स्ट है सपोर्टिव साइकोथेरेपी। इट इज़ नीडेड स्पेशली व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट हैव बिकम कॉन्शियस एंड हैव टू बी फेस्ड इज रूटीन लाइफ। सपोर्टिव थेरेपी में क्या है, पर्सन्स को स्पेशल नीड होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको पर्सन जो फेस करता है डेली की लाइफ में, उसको क्या करना पड़ता है, कॉन्शियसनेस के साथ में हम लोग पर्सन्स को स्पेशली सपोर्ट देके या सपोर्ट करके उसके जो कॉन्फ्लिक्ट को उसको रिसॉल्व करते हैं, या फिर उसको जो नीड होती है कॉन्फ्लिक्ट टाइम में हम उसके लिए प्रोवाइड कराते हैं, तो इससे कि पर्सन्स को जो डेली रूटीन लाइफ में फेस करना पड़े उसको सब सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट ग्रुप थेरेपी। इन दिस थेरेपी मेक एबल ए सिक्योर प्लेस टू डिस्कस ट्रॉमेटिक मैटर दैट पेशेंट विदाउट डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर मे नॉट बी एबल टू टॉलरेट। ग्रुप थेरेपी में क्या है, बेसिकली पर्सन्स को एक सिक्योर इन्वायरमेंट दे दिया जाता है जो अपना ट्रॉमेटिक इवेंट है या फिर जो मैटर है उसको डिस्कस करे सबके साथ में, और जब डिस्कस करे तो उस टाइम में उसको कुछ भी डिसोसिएटिव प्रॉब्लम ना आए, दैट मीन्स वो किसी चीज़ से अलग ना हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोला जाए ग्रुप थेरेपी इफेक्टिव है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के लिए, क्योंकि पर्सन ऐसे टाइम में जब अपना कोई ट्रॉमेटिक इवेंट या फिर मैटर शेयर करता है पर्सन्स के साथ में और अदर पेशेंट के लिए, तो उसमें पर्सन्स अपने जो डिसोसिएटिव है या फिर कोई भूलने की बीमारी है उसको क्या करता है, टॉलरेट कर देता है। टू स्टडीज़ interpersonal relationship to develop more functional interactions and learn more about coping mechanism। स्टडीज़ में पता किया गया है कि जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए मोर फंक्शनल इंटरेक्शंस, अगर ग्रुप थेरेपी होगा तो पर्सन्स का डेवलपमेंट जो फंक्शनल इंटरेक्शन है, जो लोगों से मिलने की बातचीत करने का तरीका वो डेवलप हो जाएगा, और पर्सन ये सीखेगा भी कि हम लोग प्रॉब्लम्स को कैसे कोप करें। ये ग्रुप थेरेपी का काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में।
थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए, और कमेंट और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।